जय हिंद दोस्तों 17 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से संबंधित है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए ने बहुमत हासिल किया है और एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार को चुना गया है। इस प्रकार नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे और अपना लगातार चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे। नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने के साथ साथ तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में भी चुना गया है। अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164वें अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करेगा और उस राज्य में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर किसी भी राज्य में राज्य विधानसभा में 100 सीटें हैं तो उस राज्य के मंत्रिमंडल में 15 से अधिक मंत्री नहीं होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में 243 विधानसभा में सीटें हैं, यानी बिहार के मंत्रिमंडल में 36 से अधिक मंत्री नहीं नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताओं की बात की जाए तो पहली योग्यता तो ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसकी उम्र 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और तीसरी योग्यता ये कि उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा का सदस्य बन जाए या विधान परिषद का सदस्य बन जाए। दोनों में से किसी एक का सदस्य होगा तो उसे मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य माना जाएगा। यदि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा तब से 6 महीने के भीतर उसे किसी न किसी सदन, चाहे विधानसभा और चाहे विधान परिषद, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के कार्यों की बात की जाए तो पहला कार्य तो ये है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में सलाह देता है और उन मंत्रियों के लिए विभागों को तय करता है कि कौन सा मंत्री किस विभाग को संभालेगा। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल के साथ साझा करता है और राज्यपाल यदि पूछता है तो अन्य मंत्रियों ने अपने विभागों से संबंधित जो निर्णय लिए हैं उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सलाह भी देता है और राज्यपाल के ऊपर है कि वो मुख्यमंत्री की इस सलाह को माने या ना माने। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर बिहार के बारे में देखें तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में बिहार विभाजित है। पॉपुलेशन के हिसाब से यानी जनसंख्या आबादी के हिसाब से भारत का तीसरा बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र का है और उसके बाद फिर बिहार का है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और विधानसभा की सीटें 243 हैं। और अभी जो चुनाव हुआ वो विधानसभा का चुनाव था जो 243 सीटों पर हुआ था और एनडीए ने लगभग 125 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक रामसर कन्वेंशन से या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन के बारे में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। उल्कापिंड गिरने से जो झील बन जाती है उसे क्रेटर झील कहते हैं। तो महाराष्ट्र में लोनार झील और उत्तर प्रदेश की जो कीठम झील है इसको रामसर की साइट में जोड़ दिया गया है। कीठम झील उत्तर प्रदेश के आगरा में है, इसको सुर सरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो दुनिया के जितने भी वेटलैंड्स हैं, जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ईरान में रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया था 2 फरवरी 1971 को, जिसमें निर्णय लिया गया था
कि दुनिया भर में जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। और इन आर्द्र भूमियों की, इन वेटलैंड्स की सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए महसूस की है क्योंकि ये जो वेटलैंड्स हैं, ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं, इनमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है जो पर्यावरण के अनुकूल है। भारत की बात की जाए तो भारत में अब रामसर सूची के अंतर्गत 39 वेटलैंड्स हो गई हैं। भारत में जो सबसे पहली आर्द्र भूमि जोड़ी गई थी, रामसर कन्वेंशन सूची के अंतर्गत जोड़ी गई थी, वो चिल्का झील थी जिसे 1981 में जोड़ा गया था। 2020 में भारत की जिन वेटलैंड्स को रामसर सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था उसमें महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश के थे। महाराष्ट्र की नंदूर मध्य महेश्वर साइट को रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया था। पंजाब की केशोपुर मियाँ, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नंगल साइट्स को जोड़ा गया था वेटलैंड्स कन्वेंशन में। और उत्तर प्रदेश के नवाबगंज, पार्वती आगरा, शमन, शमसपुर, सांडी और सरसाई नवार साइट को रामसर सूची में सम्मिलित किया गया था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड है। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, इन्होंने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इस बैठक की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की थी। वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युएन जुआन फुक हैं। इन्होंने ही इस ईस्ट एशिया समिट की वर्चुअल यानी आभासी बैठक की अध्यक्षता की थी और इस बैठक में 18 देश शामिल हुए थे। 10 आसियान के देश थे और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रसिया और अमेरिका शामिल हुआ था। इस बैठक में जिन पहलुओं पर चर्चा हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि इस ईस्ट एशिया समिट, ये जो ईस्ट एशिया बैठक होती है, इसमें जितने भी देश शामिल हैं वो आपस में एक दूसरे का और बेहतर ढंग से कैसे सहयोग कर सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के साथ साथ सहयोग के अन्य पहलुओं भी विकसित किया जा सके। 2020 में आयोजित होने वाला ये ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये 15वां था। इससे पहले 2019 में जो आयोजित हुआ था वो 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो सबसे पहला पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2005 में शुरू हुआ था, जिसे भारत प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित किया गया था और इसकी पहचान 18 क्षेत्रीय देशों के एक मंच के रूप में की गई थी। भारत इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है और ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन या ईस्ट एशिया समिट पूरे विश्व की जनसंख्या का 54% भाग अपने अंदर समाहित रखता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 58% हिस्सेदारी रखता है। यानी ईस्ट एशिया समिट में जितने भी देश आते हैं वो विश्व की जनसंख्या का 54% हैं और इनका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 58% है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उपभोग की दृष्टि से बहुत बड़ा बाजार है। उत्पादन का भी एक बड़ा हिस्सा इस संगठन के पास है। अगला टॉपिक लोकल फॉर दिवाली से संबंधित है। वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है और इस अभियान का मूल उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है और इस उद्देश्य के अंतर्गत लोगों को भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना है ताकि भारत के जो हस्तकला कारीगर हैं वो उन श्रमिकों को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिले, अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिले, क्योंकि जो हस्तकला है ये देश की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का भी साधन है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हस्तशिल्प क्षेत्र महिलाओं की भागीदारी, अधिकांश भागीदारी वाला क्षेत्र है। इस हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाओं की लगभग 55% हिस्सेदारी, यानी कि लगभग 55% जो मजदूर हैं वो महिलाएं ही हैं, यानी कि महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख क्षेत्र है हस्तशिल्प क्षेत्र। तो इन श्रमिकों की मदद करने और देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान की शुरुआत की है। और ये जो विचार लोकल फॉर दिवाली आया है ये पीएम मोदी के द्वारा
दिया गया एक विचार वोकल फॉर लोकल उसी से प्रेरित है और ये विचार हर क्षेत्र स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो याद रखिए कि लोकल फॉर दिवाली अभियान ये हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में महिलाओं की एक अधिकांश भागीदारी है, उस क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने घोषणा की है, यह अभियान लॉन्च किया है ताकि हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े हुए कारीगरों को दिवाली के मौके पर बढ़िया आमदनी हो जाए और इसके साथ साथ भारत की जो एक सांस्कृतिक विरासत है वो भी न लुप्त होने पाए, उसका भी संवर्धन हो। तो इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक म्यांमार के चुनावों से संबंधित है और म्यांमार के चुनाव में आंग सू की ने अच्छी जीत दर्ज की है। इनका नाम सभी लोगों ने सुन रखा होगा, आंग सान सू की का। इन्हें म्यांमार के लोकतंत्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत यातनाएं झेली और अंत में लोकतंत्र की विजय करा कर के ही इन्होंने चैन की सांस ली और अब ये सत्ता पर काबिज हैं और इन्होंने पुनः एक बार फिर से सत्ता हासिल कर ली है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी पार्टी का नाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है और इनकी पार्टी ने 400 सीटों पर जीत हासिल की है। और जबकि इनकी जो विपक्षी पार्टी थी USDP यानी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसको केवल 21 सीटें मिली हैं। आंग सान सू की पार्टी का ये दूसरा कार्यकाल होगा। तो याद रखिएगा कि म्यांमार की जो लीडर हैं आंग सान सू की, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। ये फैक्ट है, इसको आप ज़्यादा याद रखिएगा। अगला टॉपिक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे से संबंधित है। हर वर्ष 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्सों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष यानी कि 2020 के विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो थीम था, जो विषय था, वो द नर्सेज एंड डायबिटीज़ था। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2007 से मनाया जा रहा है। अगला टॉपिक राष्ट्रीय प्रेस डे के बारे में है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाता है ताकि पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके और पत्रकारिता किसी भी प्रभाव या खतरों से प्रभावित ना हो पाए। साल 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद के गठन के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी। आगे चल करके 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था। इस कारण से 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय प्रेस परिषद के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रेस परिषद 1966 में स्थापित की गई थी, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए राज्य के साधनों पर भी अधिकार रखता है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय प्रेस किसी भी बाहरी मामले से प्रभावित न हो, निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना कार्य करे। और ये जो भारतीय प्रेस परिषद है, इसका गठन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1978 यानी कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखिएगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। तो ये प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंतर्गत किया गया था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि तमाम संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा दिया जाए और इस प्रकार से सहिष्णुता को मजबूत बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की शुरुआत 1994 में यूनेस्को के द्वारा महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित की गई थी, जो कि इस दिन को शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के रूप में मनाया गया था।
सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को प्रत्येक 2 सालों में यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार प्रदान करता है, जो कि वैज्ञानिक, कलात्मक, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गतिविधियां जो भी व्यक्ति करता है या संस्था करती है, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक झारखंड स्थापना दिवस के बारे में है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और इस प्रकार झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया था 15 नवंबर के दिन। और 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी है। इस कारण झारखंड दिवस को बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जब झारखंड का गठन हुआ था तब झारखंड में 18 जिले थे, बाद में 6 और जिलों को जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार वर्तमान में झारखंड में टोटल 24 जिले हो गए हैं। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है, चूँकि पहले बिहार का ही हिस्सा था, तो इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा लगती है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 15वां बड़ा राज्य है। जंगल की भूमि के रूप में भी झारखंड को जाना जाता है। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य छऊ नृत्य है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, 6 राज्यसभा सीटें हैं और 81 विधानसभा की सीटें हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 6 राज्यसभा की सीटें हैं और 81 विधानसभा की सीटें हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और जो राज्यपाल हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें से मुंडा, संथाल, उरांव, खारिया और गोंड हैं। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। किसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। जो लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल 0 से शुरुआत हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर डायरेक्ट मैसेज कर दें। 18 नवंबर को हमारा पोर्टल लॉन्च हो रहा है, वहाँ पर जाकर UPPCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, UPPCS प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, UPPCS प्रीलिम का मेंस का जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो जाकर उसकी डिटेल ले सकते हैं और एडमिशन लेना चाहें तो वहीं पर अपने एडमिशन की प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि तैयारी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। याद रखें कि सिर्फ IAS और PCS से संबंधित जानकारी ही दी जा सकती है, तो प्रयास करें यदि आप IAS और PCS के लिए प्रतिभाग करने वाले हैं तो ही आप मैसेज करें। और याद रखें हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेष ये अभियान चलाया जा रहा है, तो जो हिंदी माध्यम के गंभीर प्रतिभागी हैं वो ज़रूर ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और अपनी जो भी क्वेरी, जो भी पूछताछ करना चाहते हों, जो भी जानना चाहते हों, अपना कंसर्न लिख कर भेजें, उनको एक संतुष्ट जवाब दिया जाएगा। जो भी बच्चे ऐसे हैं हिंदी माध्यम के जो वर्तमान रिजल्ट को देखकर डर रहे हैं और उन्हें लग रहा है, उत्साह है कि तैयारी करनी चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें, एक बार वो तो ज़रूर संपर्क करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।